Hello students, in the previous classes we have started about the traits in the periodic table. Alright, so in the periodic tables we have started the physical properties. The physical properties को हम डिस्कस किया था हम लोगों ने. Today there are some of properties जिनके आधार पर हम लोग traits के बारे में जानेंगे. Another property which is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. तो ionization enthalpy which is related with the terms जैसे कोई भी हमारा gaseous atom हो सकता है. गैसियस एटम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर देंगे या फिर उसको आयोनाइज करेंगे, तो रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी होगी जिसके द्वारा हम किसी भी एटम्स को, किसी भी गैसियस एटम्स को, आइसोलेटेड कोई भी गैसियस एटम हो सकता है, उसके द्वारा हम उसको पॉजिटिव चार्ज जब हम उसको डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जिससे होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज दैट गैसियस मॉलिक्यूल्स, द गैसियस एटम्स इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं. तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे हमने इसको मान लिया X हो सकती है, विच इज गैस है जो हमारा, इससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो H प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो वही है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, द गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ फैक्टर्स हैं, और जैसे कि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑलवेज बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी. तब एनर्जी इज प्रोवाइड देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज. तो हमारा क्या होगा, ऑलवेज भी जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, हमेशा इसका पॉजिटिव चार्ज होगा. अब इस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एंथैल्पी के बारे में बात कर चुके हैं. नाउ इज द फैक्टर्स जिसके द्वारा ही हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो वेरी करेगी. ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम ज़्यादा किस प्रकार से हो सकती है. द फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एन एटम. अब हमारा आइटम का साइज स्मॉल है, राइट, स्मॉल साइज है, तो पॉजिटिव चार्ज मान लिया यहाँ पे, और ये हमारा एटम का साइज स्मॉल है. इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू द न्यूक्लियस, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होंगे. ऑलराइट, तो साइज छोटा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करना, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा. टिपिकल का मतलब ये है कि जो भी स्मॉल साइज होगा किसी भी एटम्स का, तो एटम्स का साइज स्मॉल होने की वजह से उसके एनर्जी की एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज वेरी नीड. तो इसके लिए में एंथैल्पी की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. द सेकेंड वन इज चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है. अगर ये पॉजिटिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे काफ़ी स्ट्रांगली इसके साथ बाउंड होंगे. राइट, जब स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो स्ट्रांगली बाउंड एटम जो होंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा. तो दैट इज वाई जो हमें एनर्जी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमारे ज़्यादा होगी. थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट एज वी नो दैट कि जो हमारे इनर ऑर्बिट से लेकर आउटर बोर्ड्स के ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स पे जो हमारा रिपल्सन फोर्स जो लगता है, जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस चार्ज जो है, न्यूक्लियस चार्ज का जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, कम डेवलप होता है. तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे फोर्स डेवलप होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं आउटर मोस्ट सेल के साथ इलेक्ट्रॉन्स को, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस फोर्स को कम करते हैं. तो हमारा क्या होता है, स्क्रीनिंग फैक्टर. अगर स्क्रीनिंग फैक्टर ज़्यादा है, स्क्रीनिंग फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, कम अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा उनके पास न्यूक्लियस से. तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगने की वजह से ये जो फोर्सेस हैं तो दे कैन ईजिली रिमूव. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे कंडीशंस ये है कि एटम का साइज छोटा होने पर एंथैल्पी जो है वो हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. चार्ज और न्यूक्लियस अगर हमारा ज़्यादा है, न्यूक्लियस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, यहाँ पे इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है, स्क्रीनिंग फैक्टर ज़्यादा होने पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इजीली हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं. दूसरा ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट इज द कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन से ऑर्बिट में है. एस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हमें ज़्यादा एफिशिएंट लगाना पड़ता है, उससे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. मतलब ये जो हमें क्रम दे रखा है, दिस इज द ऑर्डर कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में है. अगर एस ऑर्बिट में है, एस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद पी की देनी पड़ेगी, फिर डी की, फिर एफ की. ऑलराइट, तो दिस इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट. तो बाय ऑन दिस फैक्टर्स, ये फोर्थ फैक्टर है जिसके आधार पर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कैलकुलेट करते हैं. ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जिसके द्वारा हम
कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर इसको हम कंसिडर करें रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय IE1। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आप मूव कर सकते हैं आउटर मोस्ट सेल से, नंबर ऑफ जितने आप चाहें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, बट ऑलवेज वी कंसीडर कि एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के बाद जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हम मूव करेंगे तो देयर इज इंक्रीमेंट इन द एनर्जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली वाली से ज्यादा एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर ऑर्बिट में होगा, उस इनर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर पीरियड की बात करें तो हम सेकंड पीरियड को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और फ्लोरीन और नियोन। इसमें क्या है, जो लिथियम है उसके साथ फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम की जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरॉन। फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से ज्यादा है। फिर फ्लोरीन और नियोन। तो हम यहाँ पे दो केस कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट केस में तो यही है कि जैसे जैसे इसका साइज जो है हमारा क्या होता जा रहा है, एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज कम होने पे जो हमारी एंथैल्पी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे इसका साइज कम होता जाएगा एटॉमिक साइज, तो उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। बट केस इन द बेरिलियम एंड बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन के केस में क्या है कि बेरिलियम के केस में जो हमारा ऑर्बिट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जाए तो सेकंड में है, और यहाँ पे जो है वो थर्ड में है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज के बारे में बात हो गई कि अगर इस पर हमारा न्यूक्लियस का है कि इसके ऊपर फैक्टर क्या है, ये न्यूक्लियस जो सेंट्रल से पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेरिलियम के पास ज्यादा लग रहा है और बोरॉन में कम लग रहा है। ऑलराइट, और बोरॉन में बात की जाए तो दूसरा फैक्टर भी ये भी है बेरिलियम में कि बेरिलियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो बेरिलियम के अंदर का इलेक्ट्रॉन्स विल कंसिडर इन द एस ऑर्बिट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स वो हमारा एस ऑर्बिट के अंतर्गत आ रहा है। और बोरॉन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है दैट विल बी कम इन पी ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण तो पी पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कम अप्लाई होगा, और बेरिलियम पे जो लगेगा फोर्स जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई बेरिलियम इज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू बोरॉन। नाउ इन द केस ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में लेके चलते हैं, तो नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड वाला केस अप्लाई होता है। हाफ फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट अचीव द 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से हमको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट यही है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखेंगे तो 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विद द अपोजिट डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन इजिली निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाफ फील्ड का ऑप्शन लग रहा है। तो यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का थोड़ा एक्सेप्शन केस है, इसको कंसिडर करेंगे। नाउ इन द केस ऑफ ग्रुप बायस इसको देखेंगे तो ग्रुप बायस में इस तरह से हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा एटॉमिक साइज जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, साइज बड़ा होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कम फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट सेल पे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आसानी के लिए क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी कम होगी। तो ग्रुप में अगर हम ग्रुप में बात करते हैं टॉप टू लेकर बॉटम तक जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है। और पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो हमारी बढ़ती जाती है। अगर इसकी बात की जाए हमारी इनर्ट गैसेस की, तो इनर्ट गैसेस ऑलवेज भी इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हमारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अपने से आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, आउटर में न्यू ऑर्बिट्स में जाने के लिए भी इसको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे इनर्ट गैसेस के लिए, ये इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑलराइट, दिस इज द केस फॉर द पीरियड एंड दिस इज द केस फॉर द ग्रुप। ये एक्सेप्शन केस हमने ले रखे हैं बेरिलियम, बोरॉन का और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर हो गया
नाउ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी हमारा एटम हो सकता है, उस एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज दी हम जहाँ पे जो कर रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, किसी भी एटम्स को फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यहाँ पे हम एनायन का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे हम कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज आउटर टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको हमारा फैक्ट करेंगे। द फर्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियर चार्ज कितना इफेक्टिव है। अगर सेंट्रल पार्ट में मान न्यूक्लियर चार्ज जो है ज्यादा है, आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन कम है ना, यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स में ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली अटैच टू द आउटर मोस्ट सेल। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इस पर आसानी से अटैच हो सकता है। ऑलराइट, दूसरी बात करते हैं साइज ऑफ एन एटम। अगर साइज हमारा इंक्रीज है, साइज बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा होने में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से गेट अटैच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अटैच हो जाएगा। दूसरी बात ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर लेफ्ट से लेके राइट में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें पता है कि जैसे जैसे उस तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना, लेफ्ट से लेके राइट में पहुंचते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट इज 7। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हैलोजन कंसीडर करते हैं, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। उनको हमेशा रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए इन द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। वो ऑक्टेट रूल के अंतर्गत हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो एनर्जी उसको हमारा 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो हाईली स्टेबल होने के लिए उसको एनर्जी कितनी कम जरूरत पड़ेगी, सबसे कम। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो दैट इज वाई दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमारा प्रोसेस जो हो सकता है एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस विल बी द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो दिस विल बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक। ये हमारा एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो हाईली जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें हैलोजन एटम मिलेंगे इन द 7th पीरियड। हमारे हैलोजन एटम जो होते हैं 17 ग्रुप के अंतर्गत, उसको हम थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने पे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हमारा फुलफिलमेंट हो जाएगा। जैसे हम ले सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को 1 एटम चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने पे ये क्या कर लेगा, हमारे इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट कैन बी अचीव कर लेगा। इसलिए जितना हमारा लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होती है, हमारी हाईली होती है। ठीक है, हाईली नेगेटिव का मतलब ये है कि बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो एनर्जी रिलीज होगी काफी नेगेटिव जो दिखा रहा है वो हमारा एनर्जी रिलीज का दिखा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी वैल्यूज जो होती है हाईली नेगेटिव होती है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा साइज ऑफ एन एटम बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ एन एटम बढ़ने की वजह से उसका हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज होने की वजह से वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर सिर्फ फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड जो है बाकी के पीरियड से अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड के अंतर्गत बात की जाए तो फर्स्ट पीरियड में मतलब सेकंड पीरियड में है तो फर्स्ट लाइन में चल रहा है, तो उसके अंदर कंसीडर क्या होगा, वो हमारा स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से वहाँ पेनिट्रेशन करने में काफ़ी फैक्टर्स होंगे, उसकी वजह से ये हमारा प्लस जो है नेगेटिव वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन करता है बाकी के जो हमारे पीरियड्स हैं। द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हमारी क्वालिटेटिव मेजरमेंट है जिसको हम पॉली स्केल और मोलिकुलर स्केल के द्वारा इसको मैप सकते हैं। बेसिकली इट्स अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, सिर्फ एक टेंडेंसी है किसी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात करते हैं कि पीरियड में लेफ्ट लेके राइट में जाएगा। अगर पीरियड की बात किया तो लेफ्ट लेके राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज क्यों होती रहेगी, क्योंकि लेफ्ट से लेके राइट में जाने पे एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम विल बी डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज ऑफ एटम्स जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, तो उसकी कैपेबिलिटी जो होगी, टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन करने की, वो ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, पुल करने की, वो हमारी
कम होती जाएगी। तो वो लेफ्ट टू के राइट तक जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर बात की है टॉप से लेके बॉटम में, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज of the periodic table. In the next class we will discuss about the chemical properties. Thank you.